रूह मासूमा के साथ अस्पताल आ गई, जबकि यारम ने कहा था कि वो आधे घंटे में अस्पताल पहुंच जाएगा। आप वेट करें, कुछ देर में रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। डॉक्टर उससे बोलकर अंदर चली गई, जबकि मासूमा उसे थामकर बाहर बैठ चुकी थी। तुम्हारी तबीयत कब से खराब है? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कितनी लापरवाह हो तुम। हमें ना बताती, कम से कम सर को तो बता देती। मासूमा डांटते हुए बोली, अरे यार, मैं कल तक बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं आज ही ये सर घूम रहा है। हाय, हो सकता है कोई गुड न्यूज़ हो। डॉक्टर कैसे मुस्कुरा रही थी। मासूमा ने शरारत से कहा तो रू शर्माने लगी। हाय रू, सच में अगर ये हो जाए तो तुम्हारा भी गोल मटोल सा प्यारा सा बेबी। मासूमा दोनों हाथ एक दूसरे से जोड़े ख्याली दुनिया में खो चुकी थी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मासूमा जोर से उसे अपने गले लगाते एक्साइटमेंट में दवा देने लगी। आमीन, रू बेहद सा बोली। अरे भाभी जी, आप यहाँ? डॉक्टर उसे रिपोर्ट देने वाली थी, जब पीछे से फुरकान ने अचानक आकर उसे पुकारा। मासूमा फुरकान को देखकर एक सेकंड के लिए घबरा गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि रूह तो अब यारम के बारे में सब कुछ जानती है। कैसी हैं आप? आपने मुझे नहीं पहचाना होगा, मैं फुरकान डेविल का आदमी हूँ। जी, आपके शोहर से वफादारी करना तो मेरा मकसद है। उन्हीं के लिए काम करता हूँ। मैं जब उनको देखता हूँ आपके साथ तो दिल खुश हो जाता है। डेविल तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत कि आपकी मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार है। अब आप उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा यहीं से लगा सकती हैं कि उसने शेख को कत्ल करके आपसे निकाह कर लिया। उसे फुरकान बहुत अजीब लग रहा था। उसके बात करने का अंदाज, इस तरह से उसे मुखातिब करके शाहरम के बारे में बात करना और फिर अचानक ही उसके सर पर धमाका करना। रूह उसे देख कर रह गई। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि डेविल ने शम्स शेख का कत्ल आपके लिए किया था। वो आपसे इस हद तक मोहब्बत कर बैठा कि उसने आपके पहले शोहर को ही। फुरकान अभी बोल ही रहा था कि उसे पीछे से अपने कंधे पर बोझ महसूस हुआ। उसे मुड़कर देखा तो यारम ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। अरे डेविल, तुम आ गए। मैं तुम्हारे बारे में ही भाभी जी से बात कर रहा था। फुरकान मुस्कुराते हुए बोला, जबकि वो सुर्ख आंखों से अब रूह को देख रहा था, जो आंखों में बेपुनाह गुस्सा और आंसू लिए उसे देख रही थी। रूह, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज़। उसे यकीन था कि वो रूह को बहुत कुछ बता चुका है। शम्स का नाम तो सुन चुका था। शारन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही रूह ने उसके हाथ झटक दिए और उससे दूर होते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। रूह, हम घर चलकर बात करेंगे, चलो यहाँ से। शारम उसका हाथ थाम कर बोला, आप क्या बात करेंगे यारम? अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। आपने कहा था कि अब आप मुझे धोखा नहीं देंगे, लेकिन आपने मेरे शौहर का कत्ल करके मुझे ही क्यों यारम? क्यों आपने किया ऐसा? रूह बिलक बिलक कर रोते हुए बोली, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, हम घर चलकर बात करते हैं। शारम ने रूह का हाथ थामना चाहा। दूर रही मुझसे, कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपसे। आप इंतहाई धोखेबाज शख्स हैं। धोखा देने के अलावा कुछ नहीं आता। आपने मेरे शोहर को कत्ल किया क्यों यारम? फुरकान अजीबोगरीब नज़रों से उन्हें देखने लगा। मतलब रूह कुछ नहीं जानती थी। वो तो बस यारम की नज़रों में अच्छा होने के लिए उसकी बीवी से इतने अच्छे से बात कर रहा था कि शायद वो रूह से अच्छे से बात करके यारम से अपना काम निकलवा ले। लेकिन यहाँ हालात और बदल चुके थे। रूह तो उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। अब डेविल के हाथों उसकी मौत पक्की थी। उसे मौका देखकर वहाँ से निकलना बेहतर समझा, जबकि मासूमा ने अपने फ़ोन पर आने वाली शारिफ की कॉल अटेंड करते हुए उसे सब कुछ बता दिया। रूह, हम घर चलकर बात करते हैं इस बारे में, यहाँ ठीक नहीं है। शारन उसे समझाना चाहा, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो उसे अपने आप को छूने तक नहीं दे रही थी। सब कुछ नाजायज़। आपने मेरे साथ नाजायज़ रिश्ता जोड़ा, निकाह के ऊपर निकाह कर लिया, मेरे शोहर को कत्ल कर दिया, मेरी इद्दत तक पूरी नहीं होने दी। 2.5 महीने बिना किसी रिश्ते के मुझे अपने साथ रखा। वो अपना सर हाथ में थामे बोल रही थी, कुछ भी नाजायज़ नहीं है, हमारा निकाह हुआ है। शरई और कानूनी तरीके से तुम मेरी बीवी हो। कौन सी इद्दत? तुमने उसे देखा तक नहीं था। तो कौन सी इद्दत? तुम पर कोई इद्दत वाजिब नहीं और कोई निकाह भी नहीं हुआ था, सिर्फ एक दिखावा था। प्लीज़ मुझे मत छुएं। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। अब शारम के पास सवाए ज़बरदस्ती के और कोई रास्ता ना था। उसे ज़बरदस्ती उसका हाथ थाम कर घसीटते हुए अपने साथ ले आया। गाड़ी से निकलकर कमरे में बंद हो गई। वो सारे रास्ते मुसलसल रोती रही। यारम उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन शायद ही वो उसकी बात समझ रही थी। पहले यारम ने उसे अकेले रहने दिया। शायद ये झटका उसके लिए बहुत बड़ा था। रूह अपने पहले निकाह को सब कुछ समझे हुए थी। उसके लिए वही निकाह अहमियत रखता था। फ्लैट में हुए यारम के साथ निकाह को वो सिर्फ यारम की ज़िद समझ रही थी। वो तो कुछ जानती ही नहीं कि उसका पहला निकाह निकाह ही नहीं था। वो सिर्फ एक ड्रामा था जो रूह को बेचने के लिए किया गया था।
کیا ہوا یارم، سب ٹھیک تو ہے؟ روح کو کیسے پتا چلا؟ ایسر نے اس سے پوچھا۔ فرقان کی وجہ سے، اسے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ آج میرے ہاتھوں ضرور قتل ہوگا۔ یارم غصے سے بولا۔ اپنا غصہ کنٹرول کرو یارم، اس سے زیادہ تمہاری غلطی ہے۔ تمہیں روح کو پہلے ہی اعتبار میں لے لینا چاہیے تھا، تمہیں یہ سچائی اسے پہلے ہی بتا دینی چاہیے۔ یارم یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، تمہیں نکاح کے فوراً بعد اسے سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرا مطلب ہے تم سے اس نے کیا کہا؟ وہ اس نکاح کو قبول کرتی ہے یا شیخ کو اپنا شوہر مان رہی ہے؟ عیسیٰ نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی، میں اس کی سوچ نہیں پڑھ پا رہا، وہ ہمارے رشتے کو کس طرح سے لے رہی ہے۔ مجھے بس یہ پتا ہے کہ تم اسے سمجھاؤ کہ میں نے اسے پروٹیکٹ کیا ہے، اگر میں اسے نہیں مارتا وہ شیخ اس کے ساتھ نہ جانے کیا کرتا۔ پلیز سمجھاؤ کہ وہ شیخ اس کا شوہر نہیں، اسے سمجھاؤ اس کا شوہر میں ہوں۔ شارم بے چینی سے بول رہا تھا، ایسر اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں، وہ اب تک کمرے میں ہے، دروازہ نہیں کھول رہی، کیا کرو گے؟ شارم نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ چابی دو مجھے، میں سنبھال لوں گا، میں سمجھا دوں گا اسے، تم ٹینشن فری ہو جاؤ، وہ میری بات سمجھے گی۔ وہ اسے دلاسا دے کر جانے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں، مجھے صحیح کی پہچان بتائیں، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اگر یارم میرے شوہر ہیں تو وہ کون تھا؟ میرے شوہر کو میرے شوہر نے قتل کر دیا، میں کیا کروں؟ کیا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا؟ کیا یارم کے ساتھ میرا رشتہ ناجائز؟ یارم کے ساتھ اس کے فلیٹ میں بنا کسی رشتے کے 2.5 مہینے انہیں اپنا شوہر سمجھتی رہی، بنا کسی رشتے ان کے قریب جاتی رہی، ان کے کمرے میں، ان کے گھر میں مجھے شیخ کے ہاتھوں بھیجا گیا تھا۔ اگر یارم نہ ہوتے تو نہ جانے مجھے کس کس کے کمرے میں بھیجا جاتا، کس کس کے بستر کی زینت بنایا جاتا۔ یارم نے میری عزت بچائی، وہ میرے محافظ ہیں، لیکن میرے اتنے قریب رہ کر مجھے سچائی نہ بتا کر انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں کسی اور کے نکاح میں تھی، یارم نے مجھے اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ کیا انہوں نے میری وجہ سے شیخ کو قتل کر دیا؟ کیا وہ آدمی سچ کہہ رہا تھا؟ کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے یارم نے مجھ سے نکاح کر لیا، لیکن نکاح کے اوپر نکاح جائز نہیں، کیا یارم کے ساتھ میرا رشتہ جائز ہے؟ وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ عزر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ کچھ بھی نہیں بولی، وہ اس سے قریب آ کر بیٹھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عزر بھائی میری بات سنیں۔ تم میری بات سنو گڑیا اور سمجھنے کی کوشش کرو، جب تک میں بولتا ہوں تم ایک لفظ نہیں بولو گی۔ تمہاری ستیلی ماں نے تمہیں شیخ کے ہاتھ بھیج دیا تھا۔ عزر بھائی، روح میری بات سنو، سمجھنے کی کوشش کرو، پھر تم جو کہو گی مجھے منظور ہوگا۔ تمہاری ماں نے تمہارا نکاح شیخ سے کیا، لیکن وہ نکاح نہیں ہوتا۔ شمس نے ایسی کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ جھوٹا نکاح کر کے ان کی زندگی برباد کر دی تھی۔ جھوٹا نکاح اس لیے کیونکہ وہ شیخ کی اپنی آواز نہیں، صرف ایک ریکارڈنگ تھی جو دن میں 20 بار استعمال کی جاتی تھی۔ وہ دن میں 20 لڑکیوں کی زندگی تباہ کرتا تھا اور پھر انہیں یہاں بلا کر بیچ دیتا ہے، اور نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ مزید ایسا کر رہا تھا۔ وہ معصوم بچیوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جب یارم کو یہ بات پتہ چلی تو ہم نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن اس نے ہماری بات نہیں مانی۔ تمہارے نکاح سے ایک دن پہلے ہی شیخ مر چکا تھا، یارم پہلے ہی اسے مار چکا تھا۔ تمہارا نکاح کسی مردہ انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا نا روح، تمہارا پہلا نکاح ہوا ہی نہیں، صرف یارم کے نکاح میں ہو۔ یارم کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے، یارم تمہارا شوہر ہے، صرف یارم اور کوئی نہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا گڑیا، تمہارا نکاح صرف یارم کے ساتھ ہوا ہے۔ شیخ صرف اور صرف لڑکیوں کی زندگی برباد کرتا ہے، اگر یارم نہیں ہوتا تو تمہاری زندگی بھی برباد کر دیتا۔ یہ تو قدرت کا انصاف تھا کہ تم یہاں ہمارے پاس پہنچی، اللہ نے تمہیں یارم کے لیے بنایا تھا۔ تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی وہ تم سے محبت کر بیٹھا، وہ تمہیں اس حد تک چاہنے لگا تھا کہ تمہیں اپنے فلیٹ میں لے آیا، لیکن اس سے کبھی اپنی حد کراس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تمہارے لیے اپنی محبت کو پاکیزہ رکھنا چاہتا تھا۔ روح، یارم سے غلطی ہوئی ہے کہ اس نے تمہیں سچ پہلے نہیں بتایا، لیکن اس کی محبت کو ناجائز مت کہو، وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، پلیز اسے معاف کر دو۔ عزر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں عزر بھائی نہیں، میں یارم کو معاف نہیں کر سکتی، انہوں نے ہمیشہ مجھے دھوکہ دیا ہے، انہیں مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ میں مانتی ہوں، اللہ نے مجھے یارم کے نصیب میں لکھا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے سچائی بتانی چاہیے تھی۔ میں 2.5 مہینے ان کے ساتھ بنا کسی رشتے کے رہی، اگر 2.5 مہینے بعد بھی ان کی نیت مجھ پر خراب ہوتی تو وہ کبھی مجھ سے نکاح نہ کرتے، ساری زندگی ایسے ہی اپنے ساتھ رکھتے بنا کسی رشتے کے۔ روح ایک بار پھر سے رونے لگی۔ نہیں روح، یارم تم سے محبت۔ عیسیٰ نے کچھ کہنا چاہا،
यारम ने मुझे हमेशा धोखे में रखा। मुझे उनकी मोहब्बत पर शक नहीं है हिस्सर भाई, लेकिन मैं फ़िलहाल इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती। रू अभी भी रो रही थी। भाई आपको याद है, आपने मुझसे मेरी सालगिरह के दिन वादा किया था कि मैं आपसे जो कुछ माँगूँगी आप मुझे ज़रूर देंगे। अब आपको वो वादा निभाना होगा। जब तक यारम को उनकी गलती का एहसास नहीं हो जाता, मैं उनके साथ नहीं रहूँगी। यारम को लगता है मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए वो हमेशा मुझे धोखे में रखते हैं। लेकिन अब मज़ीद और नहीं। मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, फातिमा बीवी के पास। मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं अब यारिम के साथ रहूँ। हिस्सर भाई, मुझे रिश्ते को कबूल करने के लिए थोड़ा-सा वक़्त चाहिए। रूह, यारम तुम्हें नहीं जाने देगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप अपना वादा निभाएँ। अगर आप मुझे दिल से अपनी बहन मानते हैं तो अपना वादा ज़रूर निभाएँगे। रूह ने अपने आँसू साफ़ करते हुए कहा, जबकि वो उसे समझा नहीं पा रहा था कि वो यारम को समझने की बजाय उसे सज़ा दे रही थी। लेकिन ये भी सच था कि हर बार यारम की नहीं चलनी थी। यारम यहाँ गलती पर था और उसे गलती की सज़ा मिलनी थी। रूह, इज़हर भाई आपने कहा था मैं आपकी बात सुनूं तो आप मेरी बात मानेंगे। आप अपना वादा निभाएं। मैं फ़िलहाल यारम के साथ नहीं रह सकती। रूह ने आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, जबकि हिजर खामोशी से उसे कमरे से बाहर निकल आया। चाहे यारम बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन यारम से वो कैसे बात करेगा। वो यारम से उसकी रूह लेने जा रहा था। रूह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और ना ही मैं उसे कहीं जाने दूंगा। तुमने क्या सोचकर उससे वादा किया हिजर? अब वो उसका किरपान पकड़े खड़ा था। क्या तुमने उससे वादा करने से पहले मुझसे पूछा था? नहीं ना। मेरी रूह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और ना ही मैं उसे कहीं जाने दूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं समझना मुझे। वो उसकी बात काट कर बोला, देखो यारम, कुछ नहीं देखना मुझे। वो फिर से दहाड़ा था। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मुझे छोड़ने की बात कर रही है? मैं खुद उससे जाकर पूछता हूँ। यारम रूह के कमरे की तरफ बढ़ने लगा जब हिसन ने उससे पकड़ लिया। देखो, मैं जो कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो। रूह को वक्त चाहिए। इतनी बड़ी हकीकत कबूल करना उसके लिए मुश्किल है। वो इस बात को कबूल नहीं कर पा रही कि वो बिना निकाह के 2.5 महीने तुम्हारे साथ रही है। देखो यारम, हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी। तुम्हें रूह की बात समझनी पड़ेगी। हिसन ने उसे समझाना चाहा। अच्छा। यारम तंजिया मुस्कुराया। अब मुझे समझना चाहिए। सही कह रहे हो यार, मुझे समझना चाहिए। वो मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही है और तुम मुझे समझा रहे हो। तुम्हें जो करना है कर लो हिजर। वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। वो गुस्से से कहता कमरे में जाने लगा। क्या करोगे? उसे वापस सांप वाले कमरे में कैद करोगे या मारोगे पीटोगे? क्या करोगे बताओ मुझे? वो गुस्से से बोला, सांप की बात का ताना तुम मुझे नहीं दे सकते। तुम्हारे ही कहने पर मैंने नहीं कहा कि उसे सांप के आगे फेंक दो। मैंने नहीं कहा था यारम उसे इतनी बुरी सजा दो। मैंने तुम्हें सिर्फ उस पर सख्ती करने के लिए कहा था। और मैंने क्यों कहा था? क्योंकि तब तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो बेवजह तुमसे दूर भाग रही थी, लेकिन अब तुम गलती पर हो। तुम्हें ये बात रूह को पहले बतानी चाहिए थी कि तुम शेख शम्स नहीं बल्कि यारम काज़मी हो। गलती यहाँ तुम्हारी है, उसकी नहीं। इस बार तुम उसे कुछ नहीं कह सकते, वरना वरना तुम मुझे वरना की धमकी दोगे हिजर? मैंने बनाया है तुम्हें। मेरी दोस्ती भूल गई या फिर भांजी का प्यार मामू के लिए दोस्त से ज्यादा बढ़ गया? यारम गुस्से से बोला, यारम, जितना मैं तुमसे वफादार हुआ उतना रूह से नहीं। मैं तुम्हारे लिए आज भी रूह के पास गया था। मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं भूला हूँ और ना ही तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई गद्दारी कर रहा हूँ। गद्दारी नहीं कर रहे, बल्कि मुझसे मेरी जान छीनने की बात कर रहे हो। इस बार यारम परेशानी से बैठ गया तो हिजर भी उससे करीब आ बैठा। मैं वहां अंदर उसका मामू नहीं तुम्हारा दोस्त बनकर गया था। मैंने रूह से उसकी ख्वाहिश पूरी करने का वादा उसे अपनी भांजी नहीं भाभी बनाकर दिया था। यारम, मैं भी चाहता हूँ तुम दोनों साथ रहो। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि वो तुम्हारे साथ खुश रहे। लेकिन यारम, हर रिश्ते को समझने के लिए वक्त दिया जाता है। तुम रोज से उसके फैसले का हक छीन रहे हो। वो बस तुमसे वक्त मांग रही है, जो 2.5 महीने बगैर निकाह के उससे तुम्हारे साथ गुजारे हैं। अगर वो शम्स के साथ होते तो ना जाने कितनों के साथ गुजारती। यारम फिर से उसकी बात काट कर बोला था, मैं मानता हूँ यारम, लेकिन वो किसी शम्स के साथ नहीं थी, वो तुम्हारे साथ थी। उसके लिए तुम उसके शौहर थे। एक लड़की जो रिश्तों को समझती है, मियाँ बीवी के रिश्ते के तकाजे को समझती है, वो ये बात कबूल नहीं कर सकती कि उससे 2.5 माह किसी ऐसे शख्स के साथ गुजारे हैं जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। तुम्हारी बात ठीक है यारम कि अगर वो शम्स के साथ होती तो ना जाने कितने लोगों के साथ। इससे आगे वो कुछ नहीं बोल पाया। वो मजबूर होती यारम, उसे मजबूरी में सब कुछ कबूल करना पड़ता। लेकिन तुमसे वो प्यार करती है, तुम्हारे निकाह में है, तो उसे मजबूर क्यों किया जाए? यारम, उसके पास इनकार की कोई वजह नहीं है, तो लौट कर तुम्हारे पास ही आएगी।
اسے یہ رشتہ قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دے دو۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے، میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا، اور تم سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں روح کو واپس لے کے آؤں گا۔ میں اسے تم سے دور نہیں جانے دوں گا، یہ وعدہ ہے تمہارے دوست کا، اور یہ وعدہ میں تمہارا دوست بن کر کر رہا ہوں، روح کا ماموں بن کے نہیں۔ روح چاہے میری بھانجی ہو لیکن تم سے زیادہ عزیز نہیں ہے وہ میرے لیے۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور وہ کون سا کسی غیر کے پاس جا رہی ہے وہاں؟ ایزر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں اس سے بات کروں گا، اگر وہ میری بات نہیں سمجھی تو ٹھیک ہے، میں اسے وقت دے دوں گا، لیکن زیادہ نہیں۔ شارم نے کچھ سوچ کر کہتے ہوئے قدم کمرے کی طرف بڑھائے۔ کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ اس سے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ کیا؟ روح نے پوچھا۔ کیا کا کیا مطلب؟ میں پوچھ رہا ہوں کتنا وقت چاہیے تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ دیکھیں یارم، روح نے کچھ کہنا چاہا۔ کوئی بھی فضول بات نہیں کرنا، بس مجھے بتاؤ تمہیں کتنا وقت چاہیے میرا ساتھ قبول کرنے کے لیے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، یا 1 مہینہ؟ اس سے زیادہ میں تمہیں 1 سیکنڈ نہیں دے سکتا۔ جلدی سے فیصلہ کرو، ورنہ میں فیصلہ کروں گا۔ میرا فیصلہ تم جانتی ہو۔ پھر بھی تمہیں سنا دیتا ہوں، کہیں نہیں جا سکتی تم مجھے چھوڑ کر، بلکہ جانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ یہیں رہو، سوچو سمجھو اس رشتے کے بارے میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے روح، تم یہیں رہ کر کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہو۔ تم مجھے میری غلطی کی سزا دینا چاہتی ہو نا، کہ میں نے تمہیں کچھ بتایا نہیں؟ تو یہی مسئلہ ہے نا، کہ میں نے تمہیں سچائی نہیں بتائی اپنے بارے میں؟ وہ اس کی دونوں گالوں پر اپنے ہاتھ رکھ کے پوچھ رہا تھا۔ نہیں یارم، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں کہ آپ نے اپنی سچائی چھپائی، نہ ہی مجھے اس بات سے ہے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بول کر نکاح کیا۔ اس میں تو خوش ہوں میں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری عزت بچائی، لیکن دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ اگر وہ نکاح جھوٹا تھا اور آپ جانتے تھے کہ میرا کوئی نکاح نہیں ہوا، تو آپ نے فوراً سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ 2.5 مہینے کی بعد کیوں؟ کیا آپ صرف میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے، مجھے اپنی رکھیل؟ اس کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ یارم کا ہاتھ روح پر پھر سے اٹھا تھا۔ سوچی بھی کیسے تم نے اتنی بکواس گھٹیا بات تمہارے دماغ میں آئی کیسے؟ میں نے اگر تمہیں اپنی رکھیل بنانا ہوتا تو ہر وقت میسر تھی، تو مجھے کبھی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ مجھے تم سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم مجھے اپنا شوہر مانتی تھی، جب چاہے میں اپنے پاس بلا سکتا تھا، لیکن روح میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے، اور جس سے نکاح کیا جائے وہ شہزادیاں ہوتی ہیں، رکھیلیں نہیں۔ مجھے تو شرم آتی ہے ان لوگوں پر جو اپنی بیوی کو رکھیل کہتے ہیں، اپنی بیوی کو یہ گھٹیا نام دیتے ہیں، نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نکاح شہزادیوں کے ہوتے ہیں، تم تو شہزادی ہو، میری شہزادی۔ لیکن میں نے تم سے 2.5 مہینے تک نکاح نہیں کیا کیونکہ میں کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا، کسی کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں تمہیں بحفاظت پاکستان واپس بھیجنا چاہتا تھا۔ میں تو اپنے دل و دماغ پر کنٹرول کر چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی سے پیار نہیں کروں گا، کبھی اپنی فیملی نہیں بناؤں گا، کیونکہ میرا مقصد کچھ اور تھا، لیکن تم نے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ محبت بہت چھوٹا لفظ ہے، میں اپنے جذبات کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا کہ میں تم سے کس حد تک محبت کرتا ہوں۔ لیکن چھوڑو ان باتوں کو، یہ میرا آخری امتحان ہے، اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آؤ گی میری بن کر، اس کے بعد ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا، کوئی دوری نہیں رہے گی۔ بولو کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ میں تمہیں 1 مہینے کا وقت دے رہا ہوں، 1 مہینے کے بعد میں لینے آؤں گا، اور اس 1 مہینے کے بعد تم مجھے صرف میری روح بن کر ملو گی۔ سن رہی ہو نا تم؟ شارم کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر سخت کر کے پیچھے ہٹا۔ انتظار کروں گا تمہارا، اس 1 مہینے میں پل پل مروں گا۔ شارم کہتے ہوئے باہر نکل گیا اور وہ خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ رات وہ کمرے میں آیا تو روح سوتی بن گئی۔ شارم آہستہ سے اسے قریب آیا، اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد اسے یارم کا لمس گردن پر محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھینچے کتنی ہی دیر اسے دیوانہ وار دیکھتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد اسے اپنی گردن پر پانی محسوس ہوا۔ روح نے بے حادثہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، لیکن وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اس کے لیے رو رہا تھا۔ وہ شخص جسے اس سے کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آج وہ اس کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ روح کا دل چاہا کہ سب کچھ بھلا کر اس کی باہوں میں سما جائے، لیکن وہ یارم کو اس کی غلطی کی سزا دینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یارم ہر بار اپنی منمانی کرے۔ وہ اپنے اور یارم کے رشتے کو برابری کا درجہ دینا چاہتی تھی، اور کچھ وقت اس کے بغیر رہنا چاہتی تھی تاکہ وہ اس کے رشتے کو سمجھ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد یارم نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر دیں۔
शायरम ने पूरी तरह अपनी बाहों में कैद कर रखा था, जबकि यारम के आंसू वो अब अपने कंधे पर महसूस कर रही थी। अब मज़ीद बर्दाश्त करना उसके बस से बाहर था। उसे एक झटके से यारम से अपना आप छुड़वाया और उठकर बाहर जाने लगी, जब पीछे से यारम की आवाज़ सुनाई थी। मत जाओ मुझे छोड़ के, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं, तो क्यों मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन रही हो? रहम करो रू, मत जाओ। शायरम ने अपने हाथ से अपनी आंखों के आंसू साफ करते हुए उसे अपने पास बुलाना चाहा। अपनी दोनों बाहें खोले वो उसे यकीन से बुला रहा था कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन रूह यहाँ हिम्मत नहीं हार सकती थी। उसे ये रिश्ता कबूल करने के लिए वक्त चाहिए था। शायरम को ये बात समझाने के लिए कि वो गलत है। उसे उससे दूर जाना था। सिर्फ एक ही पल में पलटती वो दरवाजे से बाहर निकल गई, जबकि यारम बेयकीनी से उसे जाता हुआ देख रहा था। रूह यारम का एतबार तोड़ के बाहर आ गई थी। उसका दिल चाहा फूट फूट के रोए, लेकिन वो जानती थी जिसका एतबार तोड़ के वो बाहर आई है वो उसे चुप करवाने नहीं आएगा। लेकिन उसके पास शारम को बदलने का आखिरी मौका था। किसी भी तरह से उसे एक आम जिंदगी देनी थी। किसी यारम को एक आम जिंदगी देनी थी। एक आम इंसान बनाना था। ना जाने कितने लोगों की जिंदगी छीनी थी। यारम, आप तो कहते हैं कि जो काम आप करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जान लेना कब से ठीक होने लगा? रूह जानती थी आज उससे यारम का दिल दुखाया है, उसका एतबार तोड़ के बाहर आई है। वो जानती थी शायद यारम उसे इस गलती के लिए कभी माफ़ ना करे, लेकिन उससे सोच लिया था कि अब वो वापस आने की शर्त रखेगी कि यारम को ये काम छोड़ना पड़ेगा। वो दूसरे कमरे में आकर लेट गई। नींद तो उन दोनों को नहीं आनी थी, क्योंकि आज उन दोनों का दिल बर्बाद हुआ था। सारी रात वो एक सेकंड को भी ना सोया और सुबह रोशनी होते ही इजर उसका वीज़ा और पासपोर्ट लेके आया था। शायद रूह ने उसे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। वो ऐसे ही कमरे में लेटा था जब रूह कमरा खोलकर अंदर आई। बिना उसे देखे अपना सामान पैक करने लगी। वो खाली खाली नज़रों से उसे देखता रहा, लेकिन रूह ने एक नज़र उस पर न डाली। उसके सामने उससे अपना सारा सामान पैक किया। बाहर शायद इजर के अलावा कोई भी ना था, इसीलिए और कोई आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। लेकिन जब रूह ने बाहर जाके कहा कि मासूमा, सोनू मैं तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ, उसका बहुत ख्याल रखना। चारों को पता चला कि वो चारों बाहर हैं, लेकिन शायद वो भी उसकी तरह उसके जाने का गम मना रहे हैं। वो आहिस्ता से उठकर बाहर आया। रूह ने अभी भी उसकी तरफ ना देखा, लेकिन हिसन ने एक नज़र देखा और दोबारा न देख पाया। एक ही रात में उसकी क्या हालत हो गई थी। उसकी आंखें उसकी रात भर रोने की चुगली कर रही थीं। शायद का दिल चाहा कि अभी जाके उसके सीने से लग जाए। उसकी हालत देखकर उसे अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। ना जाने इस नाजुक सी लड़की को उस पर तरस क्यों नहीं आ रहा था। वो मोहब्बत के सारे मरहले तय कर चुका था। वो इश्क की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था, लेकिन उसका साथ देने के लिए रूह तैयार ना थी। ईसर को लगा कि अब भी रूह यहाँ से ना निकली तो यारम उसे कभी नहीं जाने देगा, हमेशा के लिए कैद कर लेगा। चलो रूह, उससे कहते हुए रूह का बैग थामा और बाहर निकल गया, जबकि हिस्सा के पीछे वो तीनों भी बाहर निकल गए थे। जब रूह को अपने पीछे से किसी का हसार महसूस हुआ। मैं तो एक ही रात में तुम्हारे बगैर थक गया। किसके भरोसे छोड़ के जा रही हो मुझे? रूह को अपना कंधा फिर से भीगता हुआ महसूस हुआ तो उसके हसार से बाहर निकल गई। शाहरम ने अपना फ़ोन निकाला था। फुरकान को बोल दो कि अपनी कब्र तैयार करवा ले, क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं है जो कि उसके लिए कब्र बनवाएगा। बस इतना कहकर वो फ़ोन बंद कर चुका था। फिर बाहर आया। रूह के साथ वो चारों एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। हिजर, स्पेशल सर्विसेज रखवाना, इसे डर लगता है। वो हिजर को कहकर पीछे हो गया था, जबकि रूह उसकी आंखों में देखने की हिम्मत न कर सकी। उसने बहुत हिम्मत से ये फैसला किया था और ये भी जानती थी कि अगर एक बार उसे यारम की नज़रों में देख लिया तो दोबारा कभी उसे ये मौका नहीं मिलेगा। उसे नहीं लगा था कि उसे एयरपोर्ट पर सारिम मिलने आएगा। सारिम तो जानता भी नहीं था कि वो पाकिस्तान जाने वाली है। तो तुम जा रही हो उसे छोड़ के? सारिम ने पूछा। आपको तो खुश होना चाहिए। ना जाने क्यों रूह तल्ख हुई। अगर मुझे तब अंदाज़ा होता ना कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, तो मैं उससे उसकी ज़िंदगी छीनने की गलती कभी ना करता। बहुत सस्ती नहीं निकली तुम्हारी मोहब्बत। खैर, खुश रहो। सारिम भी उसी के अंदाज से बोला। एयरपोर्ट पे वो अपनी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट का इंतज़ार करने लगी। जानती हो रू, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी भी फैमिली होगी। बहुत छोटी सी उम्र में मुझे एक क्लब में भेज दिया गया। दुबई के हर क्लब का एक रूल है, जब तक लड़की 18 साल की ना हो जाए उसे किसी के सामने बेचा नहीं जाता। उससे उम्मीद ना थी कि लैला उससे इस तरह से कोई बात करेगी। वो खामोशी से सुनने लगी। मुझे कंप्यूटर की ए टू जेड हर चीज़ जानने का शौक था।
मुझे जुनून था कि मैं किसी के भी कंप्यूटर में जाकर उसकी हर चीज़ हैंडल कर लूँ। मैं सीखने भी लगी थी कि मुझे भेज दिया गया। कंप्यूटर सीख करने वाली लड़की एक क्लब में डांस करती थी। सारा दिन नाचने के बाद हमें सिर्फ इतने पैसे मिलते थे कि एक वक्त का खाना खा सकें। ऐसे में मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर बनने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। लेकिन फिर भी मैंने कंप्यूटर से कभी दूरी नहीं बनाई। ये मेरा शौक था जिसे मैंने हर कीमत पर पूरा करना था। एक दिन वो क्लब बंद हो गया। सब लड़कियों को आज़ादी मिल गई। जानती हो वो आज़ादी किसने दिलवाई थी? तुम्हारे यारम ने। और फिर उसने मुझे अपने साथ कंप्यूटर हैकिंग के काम पर रख लिया। उससे सिर्फ मेरी इज्जत नहीं बचाई, उससे मेरे ख्वाब टूटने से बचाए थे। मैं ये नहीं कहती कि यारम सही है, वो गलत है, सारी दुनिया के लिए गलत होगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए गलत नहीं है। उससे तुमसे मोहब्बत नहीं की रूह, उससे तुमसे इश्क किया है। मैं ये नहीं कहती कि तुम अभी मेरे साथ वापस चलो, लेकिन प्लीज़ वापस आ जाना, वो तुम्हारे बगैर मर जाएगा। लैला खामोश हो चुकी थी जब से शारिफ की आवाज़ सुनाई थी। मैं 11 साल का था। मेरे मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया। दोनों को मेरी ज़रूरत नहीं थी। दोनों ने अलग-अलग शादी कर ली और मुझे भूल गए। मेरे कुछ दोस्त थे जो मुझे अपने साथ ऐसी जगहों पर लेके जाते जहाँ वो लोग मुझे आहिस्ता-आहिस्ता नशे का आदी बनाने लगे, जिसके बाद अक्सर वो अपने काम मुझसे निकलवाते। मैं एक ड्रग के लिए चोरियाँ करने लगा। नशे की लत इस हद तक बढ़ गई कि मैं किसी का कत्ल करने को भी तैयार था। इसी तरह एक दिन मुझे यारम मिला। मैंने उसे कत्ल करते हुए देखा। मैंने उससे कहा कि मुझे भी पिस्तौल दो, मैं भी किसी को मार दूंगा और बदले में तुम मुझे पैसे देना। जानती हो यारम ने मुझे क्या दिया? राइट गाल पर तमाचा, और एक तमाचे से ही मेरी अकल टिकाने लग गई। शारिफ मुस्कुराकर बोला था। फिर मैंने उसकी मिन्नतें की कि प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लो, मेरा कोई नहीं है। तो जानती हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि आज के बाद ये मत कहना कि तुम्हारा कोई नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा। शारिफ अभी भी मुस्कुरा रहा था। वो होगा सबके लिए बुरा, लेकिन तुम्हारे मामले में उससे अच्छा और कोई नहीं है। यारम से ज़्यादा तुम्हें और कोई प्यार नहीं कर सकता। जानती हो रू, उन्होंने मेरी सबसे बड़ी गलती माफ़ कर दी। मैं उनके दुश्मनों के साथ मिलकर उन्हें धोखा देने लगी थी। शारिफ की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि मासूमा बोल उठी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनकी फैमिली हूँ, उनके दोस्त की बेटी हूँ। वो मुझे सड़कों पर रुलने के लिए नहीं छोड़ सकते। वो कभी किसी को माफ़ नहीं करते। ना जाने क्या सोच के मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन रूह, तुम्हारी हर गलती माफ़ कर सकते हैं वो। तुम्हारी ये गलती भी माफ़ कर देंगे। प्लीज़ वापस आ जाना। मासूमा बहुत आहिस्ता-आहिस्ता बोल रही थी। अब तुम सब लोग जाओ। मुझे रूह से कुछ देर के लिए बात करनी है। किशन ने सबको जाने का इशारा किया तो वो लोग खामोशी से उठकर चले गए। आपकी कहानी मैं पहले ही सुन चुकी हूँ इज़र भाई। वो उससे करीब आकर बैठा तो वो कहने लगी, चलो एक बार फिर से सुन लो। शायद इस बार तुम्हें मेरी कहानी अच्छी ना लगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वापस आ जाना। मत जाओ यार, मैं तुम्हारे बगैर मर रहा हूँ। बस इतना कहूँगा कि तुम्हारे मामू ने वादा किया है कि उसकी भांजी वापस ज़रूर आएगी, और अगर तुमने अपने मामू का वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसन ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए उसे देखकर कहा। ध्रुव बेयकीनी से देखने लगी। वो 13 साल का था जब उससे पहली बार अपने बाप का कत्ल किया था। उसका बाप उसकी माँ को किसी और के बिस्तर पर भेज रहा था, और यारम की गैरत ने गवारा ना किया कि उसकी माँ की इज्जत को इस तरह से बर्बाद किया जाए। मेरी बहन को 20,000 में बेचा गया था, और उस 20,000 की कीमत वो हर रोज़ दिन रात तुम्हारे बाप की मार खा के चुकाती थी। तुम्हारा बाप दिन रात जानवरों की तरह उसे मारता था और हर रात को इस्तेमाल करता। और फिर वो जब माँ बनने वाली थी तो उसका इलाज तक नहीं करवाया। महज 16 साल की थी तुम्हारी माँ जब तुम्हें जन्म देते हुए मर गई, और तुम्हें लाकर तुम्हारी सुतेली माँ और उसकी बेटियों के सामने फेंक दिया। और उन्हें एक नौकर की ज़रूरत थी, जो मेरी सूरत में उन्हें मिल गया। वो लोग दिन रात मुझसे काम करवाते, सिर्फ तुम्हारी एक झलक दिखाने के लिए। मैं दिन रात तुम्हें एक नज़र देखने के लिए पागलों की तरह दौड़ता, और अपना काम निकलवा कर मुझे घर से बाहर फेंक देते। सारा दिन सारी रात मैं घर से बाहर सर्दी में तड़पता रहता। कोई नहीं था पूछने वाला। जिस दिन यारम कत्ल करके घर से भागा, मैं भी उसके पीछे भाग आया। वहाँ से भागकर हम रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ दो लड़के एक लड़की को ज्यादती का निशाना बना रहे थे। मैंने उसे पत्थर मारा और यारम ने उसे अपना चाकू। देखते ही देखते हमारे सामने एक लड़का मर गया और दूसरा भागने लगा। यारम ने मुझे ऑर्डर दिया कि उसे भागने मत देना, और मैंने उसे भागने नहीं दिया। और उसके बाद मैं आज तक उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। ये कहते हुए मुझे शर्म नहीं आती कि मैं यारम का आदमी हूँ। हम दोनों एक समंदर के पास पहुँचे तो वहाँ कुछ लोग चोरी से दुबई जा रहे थे।
انہی میں صدیق اور سارم بھی تھے۔ سارم یتیم لڑکا تھا جسے صدیق اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ ہم بھی یتیم ہیں تو وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ صدیق وہاں کیا کام کرتا ہے، لیکن اس نے ہمیں بہت اچھے اسکول میں ڈلوایا تھا، ہماری اچھی تعلیم کا خیال رکھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں پر بہت سے پیسے کما کر تمہیں اپنے ساتھ لے کے آؤں گا۔ صدیق نے میری بہت مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ وہ یہ کام کرتا ہے، وہ دبئی کے ڈان کے آگے کام کرتا ہے۔ سارم 15 سال کا تھا جب اسے پتہ چلا کہ صدیق یہ کام کرتا ہے، تو وہ ہمیں چھوڑ کر ایک یتیم خانے میں چلا گیا اور وہیں اپنی پڑھائی مکمل کرنے لگا۔ اسے یہ سب کچھ غلط لگتا تھا، لیکن مجھے اور یارم کو یہ سب کچھ بالکل ٹھیک لگتا تھا، کیونکہ جو مقصد ہم نے پورا کرنا تھا وہ بس اسی کام سے پورا ہو سکتا تھا، اور ہمارا مقصد تھا کہ ہم کسی بھی عورت کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ہم نے اپنا مقصد پورا کیا۔ 16 سال کی عمر میں یارم نے اس ڈان کو قتل کر دیا اور خود اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد یارم دبئی کا ڈان ہے اور میں اس کا سب سے خاص آدمی۔ مجھے فخر ہے یہ بات کہنے میں۔ اسے ابھی بول رہا تھا کہ روح کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ جاؤ روح، تم یارم کو اس لیے چھوڑ کے جا رہی ہو کیونکہ وہ ایک قاتل ہے، کیونکہ وہ ایک گنڈا ہے، لوگوں کی جان لیتا ہے، لیکن مجھے فخر ہوتا ہے یہ کہنے میں کہ میں اس کا آدمی ہوں۔ تمہیں اپنی بھانجی بنا کر اس دن گلے لگاؤں گا جب تم یارم کے پاس واپس آؤ گی، ورنہ یہی سوچوں گا کہ تم میرے دوست کا دل دکھانے والی ایک عام سی لڑکی ہو۔ مجھے میری بھانجی کبھی ملی ہی نہیں تھی۔ یہ سچ آ چکا تھا جبکہ روح آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جہاز کی طرف جانے لگی، اور یہ وہ وقت ہے جب وہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پا رہی تھی۔